हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं। तो समाजशास्त्र में आज हमारा टॉपिक है पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन। सबसे पहले हम पश्चिमीकरण का अर्थ, परिभाषा और इसके कुछ तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात पश्चिमीकरण की जो विशेषताएं हैं, भारत में पश्चिमीकरण कैसे होता है या हो रहा है, और पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के जो अंतर हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि पश्चिमीकरण का अर्थ और परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। योगेंद्र सिंह जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने पश्चिमीकरण का अर्थ बताया है कि पश्चिमीकरण से तात्पर्य भारत में होने वाली उन सभी सांस्कृतिक परिवर्तनों और संस्थागत नवाचारों से है जो इस देश में पश्चिमी राष्ट्रों, प्रमुखतः यूके यानी संयुक्त राज्य के साथ राजनीतिक सांस्कृतिक संपर्क के कारण हुए हैं। इसके साथ ही हम पश्चिमीकरण के कुछ तत्व हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे, जिनको मैं कुछ बिंदुओं में आपके सामने बता रही हूँ। आप नोट कर सकते हैं। संस्थाओं में परिवर्तन, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद, समानता के सिद्धांत की स्थापना, पश्चिमीकरण के स्तर और पश्चिमीकरण के आदर्श, ये पश्चिमीकरण के प्रमुख जो तत्व हैं। इनका आप अध्ययन जो है आवश्यक रूप से करने का प्रयास करें। इसके बाद में पश्चिमीकरण की कुछ विशेषताएं हैं जिनको बिंदुओं में आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगी। तो बच्चों, पहली विशेषता है नैतिक रूप से तटस्थ रहना। दूसरी विशेषता है व्यापक संप्रत्यय। तीसरी है वैज्ञानिक संप्रत्यय। और चौथी है जटिल एवं बहुस्तरीय संप्रत्यय। और नेक्स्ट विशेषता है अनेक प्रारूप हैं इसके। और नेक्स्ट विशेषता है पश्चिमीकरण की, वो है चेतन और अचेतन प्रक्रिया। इसके बाद भारत में जो पश्चिमीकरण है वो किस प्रकार से प्रवेश हो रहा है, इसको जो है एम.एन. श्रीनिवास जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने पश्चिमीकरण का प्रयोग भारतीय समाज और संस्कृति में आए उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों में अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप हुए हैं। यहाँ पश्चिमीकरण की अवधारणा में निम्न तत्वों को समाहित किया जा सकता है। जैसे पहला है व्यवहार संबंधी पक्ष, जैसे खान पान, वेशभूषा और नृत्य आदि। दूसरा है ज्ञान संबंधी पक्ष, जैसे साहित्य, विज्ञान आदि। और तीसरा है मूल्य संबंधी पक्ष, जैसे मानवतावाद, समतावाद, लौकिकीकरण आदि। तो ये सभी जो हैं भारत में पश्चिमीकरण के प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं, जिनको आप विस्तृत रूप में पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या क्या प्रभाव हो रहा है। जिनका पहला है यानी पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव है वो कुछ बिंदुओं में है। जैसे पहला है सामाजिक जीवन और संस्थाओं पर प्रभाव। ये जो पहला बिंदु है, इसके कुछ उप बिंदु हैं जिनको आप ABCD करके लिख सकते हैं। जैसे ए है जाति प्रथा पर प्रभाव, बी है परिवार पर प्रभाव, सी है विवाह पर प्रभाव, डी है स्त्रियों की स्थिति पर प्रभाव, और ई है रहन सहन व व्यवहार पर प्रभाव। जो हमारा पहला बिंदु था सामाजिक जीवन और संस्थाओं पर प्रभाव, उसके ये सभी उप बिंदु हैं, ये 5। उसके बाद जो दूसरा है वो है राजनीतिक जीवन पर प्रभाव। दूसरा हमारा प्रमुख बिंदु है भारतीय समाज पर, वो है तीसरा धार्मिक जीवन पर प्रभाव। चौथा है शिक्षा पर प्रभाव। पाँचवा है साहित्य पर प्रभाव। और छठवां है आर्थिकी पर प्रभाव। तो जो आर्थिकी पर प्रभाव है, उसके अलावा हम अन्य जो प्रभाव है अंत में उसे हम कह सकते हैं ललित प्रथा पर, यानी ललित कला जिसको हम कहते हैं, ललित कला पर प्रभाव। अब ये ललित कला है, इसको 3 उप बिंदुओं में विभाजित किया है कि पहला है स्थापत्य कला पर प्रभाव, दूसरा है चित्रकला पर प्रभाव, और तीसरा है नृत्य और संगीत कला पर प्रभाव। इस प्रकार से जो है हम पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव देख सकते हैं।
और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर कौन कौन से हैं, इनके आधार क्या हैं। तो इनके आधार आप मुख्य रूप से नोट कर सकते हैं बिंदुओं में। पहला आधार है धार्मिकता यानी या धर्मनिरपेक्षता का। तो संस्कृतिकरण में कोई निम्न समूह या उच्च समूह की प्रथाओं धार्मिक दृष्टिकोणों को अपनाता है, अतः इसमें धार्मिकता को प्रोत्साहन दिया जाता है। और पश्चिमीकरण में धार्मिकता को प्रधानता नहीं दी जाती, उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता पश्चिमीकरण में। दूसरा प्रमुख आधार है वो है पुरातन और नवीन का, यानी संस्कृतिकरण एक प्राचीन प्रक्रिया है जबकि पश्चिमीकरण एक नवीन प्रक्रिया है। तीसरा आधार है शाकाहारी और मांसाहारी का। संस्कृतिकरण में आस्तिक जीवन प्रणाली पर आग्रह होने से मांस, मदिरा आदि का प्रयोग वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है द्विज जातियों की प्रणाली को यानी इसको अपनाती हैं। और यानी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है शाकाहारी है और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया मांसाहारी है। चौथा जो आधार है हमारा वो है इन दोनों में अंतर का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का। यानी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जातियाँ उच्च जाति के आदर्शों को अपनाने का प्रयास करती हैं, अतः ये प्रक्रिया निम्न वर्ग व जातियों से संबंधित है। और जबकि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया उच्च जातियों और सभी पश्चिम के समाजों की संस्कृति विशेषताओं को अपनाती है, अतः उच्च जाति और समाज के सभी वर्गों से संबंधित है। स्वदेशी और विदेशी का नेक्स्ट जो आधार है हमारा अंतर का वो है स्वदेशी और विदेशी। संस्कृतिकरण में निम्न जातियाँ द्विज जातियों की जीवन पद्धति को अपनाती हैं और यह प्रक्रिया स्वदेशी या आंतरिक है, जबकि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में विदेशी या ब्रिटिश संस्कृति के संपर्क से उनके जीवन पद्धति को अपनाया जाता है। अतः यह विदेशी या बाह्य संस्कृति के अनुकरण की प्रक्रिया है। छठवां जो है हमारा प्रमुख आधार संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण का वो है भारतीय संस्कार और पाश्चात्य प्रतिमानों का। तो संस्कृतिकरण में निम्न जातियाँ द्विज जाति के धार्मिक कृत्यों आदि को अपनाती है, अतः इसमें भारतीय संस्कार या ब्राह्मणों के प्रतिमानों को अपनाया जाता है। पुनर्विवाह, तलाक आदि इसमें मान्य नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संस्कारों के अनुरूप नहीं है। जबकि ये जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है इसमें पाश्चात्य प्रतिमानों को अपनाने पर आग्रह है, अतः विधवा, पुनर्विवाह, तलाक आदि मान्य हैं, क्योंकि ये प्रतिमान पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया के अनुरूप हैं। सातवां आधार है इन दोनों में अंतर का प्रमुख वो है विभिन्न जातियाँ और अंग्रेजी आदर्श। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जातियाँ या अन्य समूह द्विज उच्च जाति को विचारधाराओं को अपनाते हैं, अतः वे आदर्श सर्वत्र समान नहीं हैं, बल्कि विभिन्न जातियाँ इसके आदर्श होती हैं। जबकि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में पश्चिमी संस्कृति विशेषतया अंग्रेजी संस्कृति की विशेषताओं को अपनाया जाता है, अतः अंग्रेजी आदर्श ही संपूर्ण भारत में स्वीकार्य है। आठवां आधार है इन दोनों में अंतर का वो है रूढ़िवादिता और तार्किकता का। यानी संस्कृतिकरण में निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के आदर्शों, धार्मिक कृत्यों को अपनाया जाता है, अतः इसमें रूढ़िवादिता पाई जाती है। जबकि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में ब्रिटिश प्रौद्योगिकी, विचारों व मूल्यों आदि को अपनाया जाता है, अतः इसमें तार्किकता पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आधार है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर का वो है सामाजिक गतिशीलता और अगतिशीलता का। यानी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जातियाँ द्विज जाति की विचारधाराओं, आस्थाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक गतिशीलता में ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, जबकि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में पश्चिमी संस्कृति के संपर्क से होने वाले परिवर्तनों को अपनाने पर भी लोगों की स्थिति में या गतिशीलता में परिवर्तन नहीं आता है। और अंतिम आधार है हमारा इन दोनों में अंतर का वो है धार्मिकता और तर्कवाद व मानवतावाद का। यानी संस्कृतिकरण में द्विज जातियों की धार्मिक प्रथाओं, कृत्यों व जीवन प्रणाली को निम्न जाति द्वारा अपनाया जाता है, जिसमें तर्कवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। जबकि पश्चिमीकरण की अवधारणा मानवतावाद और बुद्धिवाद के मूल्यों पर आधारित है, जिसमें धार्मिकता का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से पश्चिमीकरण की अवधारणा की अनेक समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव शास्त्रियों द्वारा आलोचना भी की गई है। M.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग भारत में ब्रिटिश संस्कृति के साथ संपर्क के
परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों के लिए क्या है, जो संकीर्ण दृष्टिकोण है। वास्तविकता ये भी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में अमेरिका और रूस की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा है। भारत में अनेक प्रारूप अमेरिका और रूस की प्रारूपों पर आधारित है। इस प्रकार आप सभी बच्चों को ये पश्चिमीकरण की अवधारणा समझ में आ गई होगी, और इसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी अर्थ परिभाषा विशेषताएँ, भारत में पश्चिमीकरण और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर, आप कोई भी बिंदु मुझसे समझ सकते हैं।